हेलो मित्रों, आज 19 मार्च है, थर्सडे का दिन है। मार्केट अमेरिका की क्लोज हो चुकी है। युद्ध जारी है। 3 हफ्ते हो गए युद्ध को शुरू हुए और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया की गिर रही हैं। आम लोगों को परेशानियां हैं और ईरान में सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी है जिनका कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं, वो मर रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं। और हिंदुस्तान जो युद्ध में इन्वॉल्व ही नहीं है, हिंदुस्तान का युद्ध से लेना देना ही कोई नहीं है। युद्ध 2 और देशों में हो रहा है, लेकिन गैस की लंबी लाइनें इंडिया में लग गई हैं। पेट्रोल के भी परेशानी हो गई है। स्टॉक मार्केट भी बहुत बुरी तरह से गिर चुकी है। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता होता हूं कि युद्ध से बहुत नुकसानात होते हैं। किसी भी वार करने के लिए ताकत का इस्तेमाल एक कंट्री तो कर लेती है, लेकिन जब दूसरे लोगों को, इनोसेंट लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ना, तो वो तकलीफ सहनी मुश्किल होती है। लेकिन जिनके पास पावर होती है ना, वो इस बात की चिंता नहीं करते कि आम आदमी का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने खुद तो लड़ने जाना नहीं होता। खुद तो उनकी परेशानियां होती नहीं, उनकी लाइफ वैसी की वैसी होती है। मैं तो हैरान ये होता हूँ कि ये जो युद्ध करते हैं, बम गिराते हैं, वो रात को सोते कैसे होंगे। इनोसेंट बच्चों की जब तस्वीरें देखते हैं कि मरे, जैसे ईरान में स्कूल के बच्चे मरे, तो ये जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं युद्ध के लिए, ये लोग रात को जब सोते हैं तो इनकी आत्मा झंझोटती नहीं है कि भैया यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज किलिंग्स। उन लोगों का क्या कसूर था? या तो आई डोंट नो, नशा करके सोते हैं, कैसे सोते हैं। हम तो भैया किसी का भी कोई नुकसान, दुख, किसी को परेशानी कर दें तो रात को गिल्टी कॉन्शियस से ही मर जाते हैं हम। तो इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे समझ में नहीं आता ये बात। और परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन लोगों का कोई कसूर भी नहीं है। और हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा गिर रही है बाकियों के मुकाबले में। जब मार्केट्स बढ़ रही थी तो हिंदुस्तान की मार्केट नहीं बढ़ी, और जब सारी गिर रही हैं तो इंडिया की मार्केट सबसे ज़्यादा गिर रही है। अगर हम कंपैरिजन करें कि स्टॉक मार्केट कैसी गिर रही है, तो अगर देखा जाए तो S&P 500 जो है अमेरिका की मार्केट, जो युद्ध में इन्वॉल्व है, उसकी सिर्फ 4.25% मार्केट गिरी है युद्ध स्टार्ट होने के बाद। और जापान की 8% के करीब गिरी है। एशिया की एवरेज जो है 3 से 7% के बीच में मार्केट्स गिरी हैं। और इंडिया की दोस्तों 11% गिरी है, जबकि ये बड़ी भी नहीं थी पहले। जो चीज़ पहले बड़ी ही ना हो वो ज़्यादा गिरती है, तो ज़्यादा परेशानी होती है। और देखो दोस्तों, मैं तो काफ़ी देर से ये कह रहा था कि इंडिया की मार्केट कमज़ोर है। युद्ध ना होता तो इतनी बुरी हालत ना होती, लेकिन इंडिया की मार्केट फिर भी गिरनी थी। अगर अब युद्ध बंद भी हो जाए तो भी इंडिया की मार्केट कोई आकाश नहीं छू जाएगी। थोड़ी देर के लिए चलेगी, मार्केट बढ़ेगी, लेकिन फिर वही अपना कमज़ोरी, क्योंकि फंडामेंटली इंडिया की मार्केट कमज़ोर है, टेक्निकली कमज़ोर है। लोग इस बात को, सच को मानने को तैयार नहीं होते। तो जो लोग सच नहीं मानते फिर वो नुकसान करते हैं। और जब मैं कहता हूँ इंडिया की मार्केट कमज़ोर है तो लोग गुस्सा करते हैं। भाई, मैं इंडिया के खिलाफ थोड़े ही हूँ। जो मुझे नज़र आ रहा है, भैया 40 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और मार्केट्स का, स्टॉक मार्केट का कैसे काम करती हैं। तो अगर आपको पिछले कुछ महीनों की अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो प्रेडिक्शंस की थी वो सही साबित हुई, उनके बारे में बताऊं, तो अमेरिका की मार्केट के बारे में अक्टूबर में, अगर मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, अक्टूबर के महीने में मैंने वीडियो बनाई थी, और तब मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो हैं, मैग 7 जो अमेरिका की
बड़ी बड़ी 7 कंपनियां हैं मैक्स 7, तो वो ओवर वैल्यूड हैं और मैंने कहा था कि मैं इनको बेच दिया है, मैंने किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी बड़ी कंपनियां जो हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगर आज आपको मैं बताऊं कि अक्टूबर के बाद आज की डेट तक एनवीडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी 14% उस समय से नीचे गिर चुकी है, जबकि मार्केट ऊपर गई तब से। माइक्रोसॉफ्ट 25% नीचे है जब मैंने वीडियो बनाई उसके बाद। अमेज़न 17% नीचे है, मेटा 20% नीचे है, टेस्ला 22% नीचे है, जबकि मार्केट सिर्फ 4% नीचे है ऑल टाइम हाई से। और ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, पहली मेरी प्रिडिक्शन ये थी, अक्टूबर में मैंने कह दिया था कि ये ओवर वैल्यूड है मार्केट कैप इनकी या इनकी मार्केट प्राइस, तो ये नीचे आएंगी और वो आई। पहली बात मेरी ये सच्ची हुई। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात मैंने ये कहा था कि ट्रंप जब से आया है और वोलाटिलिटी बहुत बढ़ेगी। वीडियोज उठा के देख लो, मैंने कहा था कि इतनी वोलाटिलिटी होगी, पूरा जो टाइम है ना ट्रंप का, ये वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी इसके हरकतों के कारण। तो वही हुआ, कभी युद्ध कभी टैरिफ, तो वोलाटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तीसरी प्रेडिक्शन मैंने की थी दोस्तों सिल्वर के बारे में, लगभग अक्टूबर नवंबर की बात है, $50 का बैरल था। मैंने कहा था यहाँ से ये डबल हो जाएगा, तो $118 का बैरल कह रहा हूँ आउंस सिल्वर जो है $118 टच करके अब नीचे आया, लेकिन 50 से डबल मैंने कहा था वो हुआ। और इंडिया की मार्केट के बारे में मैंने कहा था कि बजट जब आएगा तो बजट वाले दिन मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरेगी। मेरी वीडियो पड़ी हुई है, देख लो उठा के। और जब बजट आया तो 1500 से ऊपर इंडेक्स जो है उस दिन बजट वाले दिन अगले दिन टूटा मार्केट। और कंसिस्टेंटली मैं इंडिया की मार्केट के बारे में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट कमज़ोर है, नीचे जाएगी, हीरो बनने का टाइम नहीं है, पैसे बचा लो और कैश बचा के रखो, सेव करके रखो, अपना जो कैपिटल है उसको कैसे बचा सकते हो ये देखो। स्पेसिफिक इंडिया की मार्केट के बारे में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है, क्योंकि भैया नज़र आ रहा है, अगर किसी आदमी को नहीं नज़र आ रहा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सच नहीं किसी को पसंद या सच्चाई देखने की नहीं किसी में ताकत, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इंडिया की मार्केट के बारे में मैंने कहा था परफॉर्म नहीं करेगी और नहीं की। और जब ईरान युद्ध हुआ तो इंडिया की मार्केट को एक बहाना चाहिए था नीचे जाने का, तो बहुत बुरी तरह से मार्केट नीचे गिरी। उसका कारण दोस्तों मैं जो समझता हूँ कि इंडिया की बैड प्लानिंग है। अब देखो, इंडिया आत्मनिर्भर नहीं है। अब पता चल गया जब युद्ध हुआ किसी और का, तो गैस के लिए हम किसी और पर निर्भर हैं, पेट्रोल के लिए किसी और पर निर्भर हैं, टेक्नोलॉजी के लिए हम अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हम रशिया और अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं। हम हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। स्टॉक मार्केट हमारी FIIs के ऊपर निर्भर है, बाहर से पैसा आएगा। तो हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इस युद्ध से या इन हालातों से सबक सीखना चाहिए। लेकिन जो अब आपको बुरी लगेगी बात, जिन लोगों को जो भगत हैं, भैया इंडिया की गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज सही नहीं है। इंडिया को इन्होंने टके टके पर बिकने के लिए मजबूर कर दिया। इस गवर्नमेंट ने इंडिया को बहुत बुरी तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। तेल हमने कब लेना है, कहाँ से लेना है, वो फैसला अमेरिका करेगा। अब 30 दिन के लिए इजाज़त देनी है कि भैया अब रशिया से आप ले लो। तो मतलब हर चीज़ में युद्ध कब रोकना है उसका भी फैसला अमेरिका करेगा, ट्रंप साहब करेंगे। तो दूरदर्शिता नहीं दिखाई हमारे लीडरशिप ने, इंडिया की लीडरशिप ने, कि इंडिया को एक बड़ी बुरी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया और अपने अंदर जो इंटरनल रिफॉर्म्स करने थे, इंडिया में डेवलपमेंट करनी थी, वो नहीं करी। सिर्फ बस धर्म के नाम पे लोगों को बांट के इनको सिर्फ अपनी
पावर से मतलब है और कोई देश के हित से इनका मतलब नहीं है। दिखावा, फोटो खिंचवाने से मतलब है और अपनी इमेज से मतलब है कि मेरी इमेज दुनिया में क्या जा रही है, सोशल मीडिया पे क्या जा रही है। बस आंसरेबल तो है नहीं, क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं कि कोई जर्नलिस्ट इनसे सवाल पूछ ले कि भैया ये क्यों किया, वो क्यों किया। चुप्पी साध लेते हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर और ऐसी ऐसी मूर्खों वाली बातें करते हैं जो हंसी आती है। पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है इंडिया का कि ये इंडिया है 150 करोड़ की आबादी वाला। अच्छा, लोग नहीं मानते। परेशानी सबसे बड़ी पता क्या है, जैसे अब अमेरिका में जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट के भक्त हैं ना, उनमें और इंडिया के मोदी भक्तों में कोई फर्क नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे ये क्या करता है हमारा प्रेसिडेंट, गलत करे सही करे, किसी देश में चढ़ दौड़े, टैरिफ लगा दे, एक दिन कुछ कहे दूसरे दिन उसके उलट कहे, तब भी ये लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। अब युद्ध करके इनोसेंट वहां पे मार दिए, तब भी ये जो लोग इसके अंधभक्त है ना यहाँ पे ट्रंप के, तो वो उसको अभी भी सही मानते हैं। वही हिसाब इंडिया में मोदी भक्तों का है। गलत करे सही करे, किसी फाइल में उसका नाम आ जाए, बेईमानी करे, ड्रामेबाजी करे, झूठ बोले, लेकिन फिर भी जो इसके भक्त है ना, उसकी कसूर को, उसकी गलती को सामने देखकर भी इग्नोर करते हैं। तो ट्रंप भक्त और मोदी भक्त सिमिलर मेंटालिटी है, बिल्कुल एक सी टेक्नोलॉजी है। यहां ये जब गलत करता है ना कोई, तो यहां के लोग ये समझते हैं कि देश हित में ये कर रहा है। इसके जो भक्त है ना यहाँ पे ट्रंप के, जो भी करता है, तो ये लोग ये समझते हैं कि ये देश के लिए कर रहा है। तो वहां पे भी वही है, यही गलतफहमी का शिकार वहां पे भी हैं आप लोग। जो भक्त हैं, अंधभक्त, वो भी यही सोचते हैं कि जो ये कर रहा है वो देश के हित में कर रहा है। बस यही मार खा जाते हो आप। ये भी गलत है और वो भी गलत है। तो इसलिए अपनी सरकार को पूछो, ये डेमोक्रेसी है। जैसे यहां पे डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, आधे से ज्यादा लगभग 60% लोग इस वार के विरुद्ध हैं। जगह जगह पे कांग्रेसमैन जो हमारे सेनेटर्स हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है, उनको गालियां बकी जाती हैं कि भैया क्या कर रहे हो तुम, ये क्या बच्चे क्यों मार रहे हो नाजायज। तो इसी तरह से आप लोग भी वहां पे सवाल पूछो कि भैया आप चुप्पी क्यों बांधे हुए हो। टैरिफ की जो ट्रेड डील हुई उसके बारे में चुप्पी। खैर, इस तरफ मैं निकल जाऊंगा तो बहुत लंबी बातें चली जाएंगी, लेकिन जो अंधे भक्त होते हैं ना, तो वो अपने नेता के ऐसे चमचे होते हैं कि उसकी गलत हरकतें भी इनको धर्म कर्म का काम लगती हैं। तो खैर, इंडिया की मार्केट दोस्तों लड़ाई से पहले भी नीचे थी, लड़ाई के बाद भी नीचे ही रहेगी। एक सज्जन हैं, मैं YouTube पे इनकी वीडियो देखता हूं, बहुत बैलेंस्ड इनका व्यू होता है। तो ये सुनिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो कि सेंटिमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन क्या है कि सीज फायर अगले 2 हफ्ते में हो जाती है। ये हमारा आखिरी बेट है कि लड़ाई लंबी जंगी लड़ाई पर कन्वर्ट नहीं होती है और शायद 2 हफ्तों में कोई सोल्यूशन निकल जाता है। उस केस में क्रूड में हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 80 के लेवल के आसपास हम टिक जाएंगे और तब हमें 24,000 तक की बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में बहुत सही प्रेडिक्शन पे जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये रैली शॉर्ट लिव्ड होगी। क्यों? क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स बिगड़े हुए हैं और हमारे इकोनॉमी पे ग्रोथ एवेन्यूज बहुत कम है। तो इसलिए ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली होगी और ये आपके पास एक मौका होगा कि अगर अभी आपने एग्जिट नहीं किया अपने बुरे स्टॉक्स को, तो उस वक्त जाकर कर सके। अब आइए HDFC बैंक की बात करते हैं। कहते हैं ना कि when it rains। दोस्तों बहुत पते की बात कही है, ये बड़ी बैलेंस्ड व्यू अपने देते हैं मार्केट के बारे में। कोई दिखावा और अपनी तरफ से बातें बना के नहीं, फैक्ट्स बेस कहते हैं। इन्होंने बहुत पते की एक बात कही
कि ग्रोथ का ट्रिगर नहीं है। इंडिया में स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोई ट्रिगर नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है। ये जो बात मैं हमेशा काफ़ी हफ्तों से कह रहा हूँ कि इंडिया की मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत होती है ना, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ग्रोथ का ईंधन नहीं है। मैंने अपनी वीडियोस में ये कहा था। तो ये भाई साहब ने भी यही बात कही कि जब भी रैली आती है तो निकलो। मैं भी यही कह रहा था, इंडिया की मार्केट क्या है, सेल द रैली। अब ट्रेड डील जब इंडिया की हुई थी अमेरिका के साथ, वो टैरिफ के बारे में कोई डील अनाउंस करी थी, एकदम इंडिया की मार्केट 2000 पॉइंट कितनी ऊपर चली गई थी। तो क्या हुआ, 2 दिन 3 दिन के बाद फिर वापसी शुरू हो गई। तो जब कोई रैली आती है ना, ठोको, रैली को ठोको। सेल द रैली मार्केट है इंडिया में, सेल द रैली। और पूरे के पूरी स्टॉक मार्केट गिर रही है। जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है कि अमेरिका में जो मैक्स 7 बड़ी कंपनियां थी जिनका कैपेक्स बहुत ज़्यादा एआई के ऊपर खर्च हो रहा था, अपनी सारे प्रॉफिट साल के वो एआई के ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, तो उस वजह से इनकी वैल्यूएशंस जो कि कितना पैसा जो खर्च कर रहे हो उसका रिजल्ट भी आएगा या नहीं आएगा, इस कारण से इनको पुनिश किया था स्टॉक मार्केट ने। इसकी बजाय दूसरे सेक्टर्स बढ़ने शुरू हो गए थे। तो ओवरऑल मार्केट अमेरिका की नहीं गिरी थी। एक सेक्टर रोटेशन इसे कहते हैं, एक सेक्टर गिरा तो दूसरा ऊपर आ गया, अब दूसरा नीचे आया तो तीसरा। अब चिप्स की कंपनियां, सेमीकंडक्टर्स की कंपनियां, वो उनको आग लगी हुई है। अगर जो लोग अमेरिका में या कनाडा में मेरी वीडियोस देखते हैं तो दोस्तों, मैंने पिछले 3-4 महीने से 3-4 स्टॉक्स के नाम लिए, 3-4 के चारों भाग रहे हैं। ऑल टाइम हाई आज भी मार्केट कितनी गिरी हुई है युद्ध के बाद, S&P के ऑल टाइम हाई आज टच हुआ $770, $778 है आफ्टर मार्केट, 780 के करीब। 220 से मैंने, अगर याद हो, 3-4 महीने पहले मैंने वीडियो इसकी बनाई थी कि ये शेयर बहुत अच्छा है, इसका भविष्य अच्छा है सेमीकंडक्टर का। उसकी मैंने हिस्ट्री भी बताई थी आपको कि ये सैनडिस्क कंपनी WDC से टूटी है और इसका भविष्य बहुत अच्छा है। 218-20 का रेट था उस टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी, आज 780 का रेट है, जबकि मार्केट कितनी गिर चुकी है। माइक्रॉन दूसरी कंपनी थी, हमारे इंडियन CEO हैं इसके, संजय मेहरोत्रा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। 100 से चला ये शेयर, आज ये $460 का हो चुका है। इसके रिजल्ट आए कल, अर्निंग पर शेयर। पिछले रिजल्ट के ऊपर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी माइक्रॉन के बारे में कि इनकी अर्निंग पर शेयर लगभग $6 आई थी और उन्होंने अगले क्वार्टर में 8.5 की अर्निंग पर शेयर प्रोजेक्ट करी थी। लेकिन कल इनके रिजल्ट आए माइक्रॉन के, इन्होंने भैया $12.21 की अर्निंग पर शेयर दिखाई इस क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर में क्या प्रोजेक्ट करी, $19 अर्निंग पर शेयर प्रोजेक्ट करी। $1 अर्निंग पर शेयर, 1 से हुई 6 से हुई 12 से अब अगले क्वार्टर में $19 अर्निंग पर शेयर 3 महीने में। अगर $19 3 महीने में है, $76 पर ईयर अर्निंग पर शेयर इनकी हो गई माइक्रॉन की। $3-4 पर ईयर से ऐसी ग्रोथ, ऐसी कंपनियां जो है ना, इनको आइडेंटिफाई टाइम के ऊपर करना इंपॉर्टेंट होता है। यही हमारा काम होता है, स्टडी करते हैं हम लोग। कॉन्फ्रेंस कॉल इनकी कल सुनी हमने माइक्रॉन की सारी। तो आज हालांकि रिजल्ट के बाद ये शेयर नीचे आया, लेकिन ये टेक्निकली होते हैं कि बहुत रन कर चुका था, थोड़ा बहुत इसने नीचे आना था क्योंकि ऑप्शन मार्केट इसकी उस तरह से काले बिकी हुई थी। एनीवे, तो दोस्तों, हर मार्केट में ऐसे स्टॉक्स होते हैं, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करो तो तब पैसा बनता है। भीड़ के साथ चलने से पैसा नहीं बनता। अमेरिका की मार्केट अब ऑल टाइम हाई जब थी S&P 500, अब 6600 के करीब आ चुका है, 6950, लगभग 7000 के करीब जा चुका था। तो इतना गिरने के बाद हमारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो ये होती है फंडामेंटल्स, कंपनी के स्टडी करके
टाइम के ऊपर उन स्टॉक्स को पकड़ने से पैसा बनता है, अतः पैसा बनता है, खूब पैसा बनता है। तो उनके आप ऑप्शंस बेच सकते हो, उनके शेयर्स को इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत तरीके हैं पैसे बनने के। लेकिन आपको सच्चाई का, फैक्ट्स का, मार्केट के ट्रेंड्स का, सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इसलिए अपने आप को सक्षम बनाओ सच्चाई को सामना करने का। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, लोग कहते हैं ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मैं कहता हूं सब प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की पता क्या है? इंडियंस की, इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? कि सच्चाई को ना पहचानना, सच्चाई को ना मानना, सच्चाई को इग्नोर करना, सच्चाई से दूर दूर का रिश्ता भी ना रखना, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो फैक्ट्स है ना, अब बाबों के ऊपर बात आती है तो वही कहानी है कि बाबे जो हैं फ्लोरिश कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाबे बन के छा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। क्यों? कि फैक्ट्स, सच्चाई, असलियत को इग्नोर करके बस बाबा ये करेगा तो ठीक बीमारी हो जाएगी, बाबा कहता है मैं हनुमान से बात करता हूं, बाबा कहता है मेरी फलां भगवान से फोन पे बात होती, ऐसे ऐसी। भैया सच्चाई को पहचानो, फैक्ट्स को पहचानो, मूर्ख मत बनो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की कि सच्चाई से बहुत दूर हैं। बस जिस दिन इंडिया में सच्चाई का बोलबाला हो गया ना, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। और ट्रुथ क्या है? कि फंडामेंटल्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चलती है। ट्रुथ क्या है? फंडामेंटल्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चलती है। ये चार्ट्स स्टॉक मार्केट को नहीं चला सकते। और 675 पॉइंट निफ्टी 50 गिरा कल। बताओ मुझे कौन से चार्ट ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि इतना गिरेगा? जब तक इन चार्ट्स में घुसे रहोगे ना कि ये चार्ट ये कहता है, चार्ट वो कहता है, फंडामेंटल्स, दुनिया में हर स्टॉक मार्केट को चलाने वाला फंडामेंटल होता है भैया। और फंडामेंटल अच्छा हो तो लिक्विडिटी अपने आप आ जाती है। अब मार्केट गिरने के बाद सैनडिस्क में क्यों ऑल टाइम हाई लग रहा है रोज? क्यों 50-50, 60-60 डॉलर ऊपर जा रहा है? तो वहां लिक्विडिटी कहां से आ रही है? ईरान वार का वहां पे नहीं असर हो रहा? क्यों? फंडामेंटल्स भैया। पता अगले क्वार्टर में इसके रिजल्ट क्या आने हैं, प्रॉफिट कितने आने हैं। वन एंड ओनली वन थिंग, वन एंड ओनली वन थिंग मेक्स द स्टॉक गो अप, दैट इज फंडामेंटल। फंडामेंटल ऑफ ए कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी, बॉटम लाइन क्या है कंपनी की, उसके फैक्टर्स होते हैं कि सीईओ उसका कितना है, उसका बिजनेस कौन सा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसकी मैनेजमेंट के काम करने का तरीका क्या है, मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐड करके उस कंपनी की बॉटम लाइन को या उसके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ाती हैं और फंडामेंटल कंपनी के ही स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। थोड़े समय के लिए आप मैनिपुलेट कर सकते हो किसी स्टॉक को कि अच्छे फंडामेंटल्स होने के बावजूद स्टॉक नीचे रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली फंडामेंटल्स ही स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं। चार्ट्स कभी किसी स्टॉक को ऊपर नहीं ले जा सकते। चार्ट सिर्फ इंडिकेटर होते हैं दिखने के लिए पिछले कि भैया कैसे कैसे मार्केट में इस स्टॉक ने बिहेव किया, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, ये पास्ट दिखाता है, फ्यूचर नहीं दिखा सकता, चार्ट नहीं दिखा सकता। हिंदुस्तान पूरा चार्ट्स टेक्निकल्स के ऊपर, यहां एंट्री ले लो, यहां एग्जिट कर दो, यहां पे स्टॉप लॉस लगा दो, सब फर्जी काम चल रहा है। इसीलिए इंडिया की मार्केट में डेप्थ नहीं है। रियल इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज इंडिया की स्टॉक मार्केट में नहीं है। इसीलिए लोग अब अमेरिका की मार्केट में लगा रहे हैं पैसा। रिकॉर्ड नंबर ऑफ अकाउंट्स खुल रहे हैं इंडिया में जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। एनीवे दोस्तों, सोना आज $300 के लगभग पर आउंस गिरा
चांदी भी धड़ाम से गिरी हुई है। 5500 के करीब सोना था महीना पहले, अब 4500-4600 डॉलर के करीब पर आउंस हो चुका है। सोना नीचे, चांदी नीचे, सिर्फ तेल ऊपर है, स्टॉक मार्केट्स नीचे। तो युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते, चाहे हम युद्ध पाकिस्तान के साथ करें या अमेरिका इंडिया ईरान के साथ करे या इजराइल करे, किसी के साथ भी कोई भी युद्ध करे उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। ये बात ध्यान में रखो, शांति से रहना चाहिए। अपनी गवर्नमेंट्स को, अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जोर शोर से बताओ कि युद्ध का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे हम जितना हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी हमारा सुनता कहाँ है किसी की। जैसे आपका आदमी नहीं सुनता किसी की, उसको अपनी गद्दी से मतलब है, अपनी पर्सनैलिटी से, मैं से मतलब है कि मैं पावर में बस आ जाऊं। तो इस बंदे का भी यही हाल है, यहाँ वाले बंदे का भी यही हाल है। दोनों एक, बस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नमस्कार।